हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड पहले भी कई सारे वीडियोज ऑलरेडी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में कुछ थोड़ा सा अलग होगा। यानी कि देखिए दोस्तों, जो मेन बिंदु होता है वो ये होता है कि आपको कब क्या करना है। अब एक एडवाइस तो ये हुई कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन हर चीज का सही समय होना जरूरी है। जैसे कि क्रिकेट के खेल में हर बॉल पर बैट नहीं घुमाया जा सकता, हर बॉल पर छक्का नहीं लगता, वो बॉलें अलग होती हैं जब बैट घुमाया जाता है। तो दोस्तों वही चीज आपको यहां भी ध्यान में रख के चलनी है कि कब कौन सा मुकदमा आप डालें जिससे आपको फायदा मिले और नुकसान ना हो। तो आज की इस वीडियो में खुल करके मैं इस बात पर आपको बताने वाला हूं कि आप पत्नी हैं या पति हैं, दोनों के लिए किन किन केसों का महत्व कब कब होता है और कब आपके वो केस डालने पर आपको उसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और दोस्तों ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इनिशियल स्टेज पर यह चीज जाननी बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि जो भी लॉ स्टूडेंट होता है उसके सामने जब कोई से केस मिलने स्टार्ट होते हैं, जब वो प्रैक्टिस में आता है तो इनिशियली छोटे छोटे केस ही मिलते हैं, लाइक सेक्शन 9 डाइवोर्स वगैरह, फिर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है। तो उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो जान लें कि वो अपने क्लाइंट को क्या बताएं और कैसे इन सब चीजों की प्रोसीडिंग्स करें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज हर रोज आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं पूरी बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल, पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद बात आती है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। समाधान का सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आप ये समझ चुके हो कि आप अब आगे अपने रिश्ते को नहीं बढ़ा सकते, तो दोनों ही पक्षों को बैठ करके आपस में समझौता कर लेना चाहिए और आपसी सहमति से तलाक ले लेना चाहिए, जिसके लिए हमारे यहाँ कानून में सेक्शन 13B का प्रावधान है। तो दोस्तों आपको आपसी सहमति से तलाक लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके समय और धन दोनों की ही बचत होती है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही हैरेस नहीं होते हैं, दोनों के परिवार हैरेस नहीं होते हैं, इज्जत बनी रहती है, प्यार से अलग हो जाइए। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत कम संभव हो पाता है। कारण क्या होता है कि जो लड़की होती है वो कहती है कि भाई मेरा तो इतना राइट बनता है, और जो लड़का होता है कि कहता है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, इतना मैं नहीं दूंगा। तो बात बिगड़ जाती है और चीजें आगे बढ़ जाती हैं। अब दोस्तों होता क्या है ऐसे में कि जो पत्नी है वो अपने मायके में चली जाती है और अपने मायके में जाकर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। अब दोस्तों जब वो अपने माता पिता के साथ रहने लगती है, हस्बैंड पक्ष के द्वारा बहुत कोशिश की जाती है उससे बात करने की, मिलने की, या फिर उसको वापस लाने की, लेकिन वो वापस नहीं आती है। ऐसे में यूजुअली क्या होता है, हस्बैंड की तरफ से सेक्शन 9 का केस डाल दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो आपको मिलेगा, सेक्शन 9 फाइल करने के नुकसान। इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में भी मैं उस वीडियो को लगा दूंगा, आप उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि यदि आप सेक्शन 9 अपनी तरफ से डालेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यहां पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि अगर आप सेक्शन 9 फाइल करेंगे तो उसका नोटिस जैसे ही वाइफ को रिसीव होगा, वो अपनी तरफ से सारे केसेज आपके ऊपर फाइल कर देगी। लाइक 125 सीआरपीसी भी फाइल कर देगी, डीवी भी फाइल कर देगी, 498A भी फाइल कर देगी, और चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको इन सारी चीजों को फिर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें जाना तो आसान है लेकिन बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आपको सोच समझ के ही काम करना है। इनिशियली मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल ना करें, किसी प्रकार का नोटिस ना भिजवाएं, केवल कोशिश करें वाइफ से बात करने की, और अगर वो वापस आ जाती है तो ठीक है। इसी तरह से अब हम वाइफ के पक्ष से बात कर लेते हैं कि यदि पत्नी है, क्योंकि कुछ पत्नियां ऐसी भी हैं जिनको वास्तव में उनके घर से निकाल दिया जाता है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, पति किसी गलत रिलेशनशिप में है या फिर कोई और बात है, और वो पत्नी अपने पति के साथ रहना चाह रही है। तो ऐसे में दोस्तों डीवी एक्ट के अंतर्गत शेल्टर राइट का प्रावधान दिया गया है। पत्नी शेल्टर राइट में जाती है कि मुझे शेल्टर राइट चाहिए, लेकिन अगर वो इसके साथ साथ सेक्शन 9 भी फाइल कर लेती है तो उसका दावा और मजबूत हो जाता है। क्योंकि डीवी एक्ट में फिर इस बात को लेकर आया जाता है कि यदि इसे साथ रहना ही था तो फिर इसने ये डीवी एक्ट में केस क्यों किया। तो वहां पे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि डीवी एक्ट में हम गए अपने शेल्टर राइट के लिए, लेकिन हम साथ रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सेपरेशन चाहते हैं। तो आपके दावे को वहां पर सेक्शन 9 मजबूत कर देगा। तो वाइफ ऐसे केस में अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल कर सकती है। अब दोस्तों ऐसा भी कई बार होता है कि हस्बैंड अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल कर देता है, क्योंकि वो एक्चुअल में वाइफ को लाना चाह रहा होता है। लेकिन जब सेक्शन 9 फाइल होता है उसके बाद उनकी तरफ से जो केसेस फाइल होते हैं और जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, जिनमें कि अधिकतर झूठे होते हैं अधिकतर मामलों में, तो ऐसे में फिर हस्बैंड और उसका फैमिली जो है उनके मन में भय आ जाता है कि यदि अब हम वाइफ को लेकर के अपने घर में आ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि वो 4 एलिगेशन लगा करके एक और एफआईआर दर्ज करवा दे। तो अब ये कंफर्म उनके मन में हो जाता है कि अब वापस नहीं लाना है, अब हमको अलग ही होना है। लेकिन समस्या ये कि अब सेक्शन 9 तो डाल चुके हैं, उसका क्या करें।
अगर उसको चलाते हैं तो बहुत टाइम गुजर जाएगा और फिर सेक्शन 9 के बाद ही आप डाइवोर्स फाइल कर पाओगे। और यदि उसको विड्रॉ करते हैं तो वो आपके फेवर की बात नहीं होगी, क्योंकि वाइफ मेंटेनेंस केस में या डीवी केस में इस बात को कहेगी कि इन्होंने सेक्शन 9 डाला था फिर विड्रॉ कर लिया, जो कि इनकी इंटेंशन को साफ दिखाता है कि ये मुझे साथ नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसे में फिर आप फंस जाते हैं, ना तो चला सकते हैं ना वापस ले सकते हैं। तो इसीलिए सेक्शन 9 डालने में जल्दबाजी ना करें, पहले कुछ समय रुक जाएं, थोड़ा टाइम गुजरने दीजिए वाइफ को अलग रहते हुए, और फिर देखिए कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है। तो जो भी रिएक्शन उनकी तरफ से आएगा उस पर आपका कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंड करना चाहिए कि अब आपको आगे क्या करना है। जल्दीबाजी में सेक्शन 9 बिल्कुल भी फाइल ना करें। अब नेक्स्ट दोस्तों बात आ जाती है डाइवोर्स की, कि डाइवोर्स को लड़की को या लड़के को अपनी तरफ से फाइल करना चाहिए या नहीं। यूजुअली ये मान्यता है कि भाई जो भी अपनी तरफ से फाइल करता है वो नुकसान में रहता है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है, प्रैक्टिस में ये है भी कि जो डाइवोर्स फाइल करता है कोर्ट अधिकतर ये मानती है कि इसकी इंटेंशन अलग होने की है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां पे यही सजेस्ट करूंगा कि डाइवोर्स में अपनी तरफ से आपको तभी जाना चाहिए जब आपसी सहमति से तलाक की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। यदि 1% भी ये चांस है कि आपका आपसी सहमति से तलाक हो सकता है तो आपसे सहमति से लीजिए, कंटेस्टेड में मत जाइए, चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं। लेकिन यदि फिर भी बात ऐसी आ जाती है कि कुछ समाधान निकल ही नहीं रहा है और अब आपको जाना ही पड़ेगा बिकॉज आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहते हो, तो ऐसे में दोस्तों जो हस्बैंड होता है वो या फिर जो पत्नी है वो अपनी तरफ से डाइवोर्स में जा रही है तो तभी जाएं जब आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एलिगेशंस आपने लगा दिए किसी के भी खिलाफ, की जैसा आप देखते हो हस्बैंड पर एलिगेशन लगते हैं कि वो ऐसा करता था ऐसा करता था, और इंपॉर्टेंट भी है, सेक्सुअली जो है बहुत वीक है, ये सारी चीजें बोल दी जाती हैं। लेकिन इन सब चीजों को आपको साबित भी करना पड़ेगा। यदि आप इस चीज को साबित कर सकती हैं फिर तो इस ग्राउंड पे आप डाइवोर्स में जाइए, वरना मत जाइए। इसी तरह से कई बार होता है इलिसिट रिलेशनशिप का आरोप लगा दिया जाता है पत्नी के द्वारा पति पर या पति के द्वारा पत्नी पर, और उसके बेस पे डाइवोर्स को फाइल कर दिया जाता है। तो ऐसा भी आपको तभी करना है जब आपके पास इसके मजबूत एविडेंस हो, अदरवाइज सालों आप डाइवोर्स का केस चलाओगे और उसके बाद वो खारिज हो जाएगा, यानी आपके फेवर में नहीं आएगा, आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। आपके 5, 7, 8 साल उसमें खराब भी हो जाएंगे और पैसे भी काफी लग जाएंगे, हैरेसमेंट भी हो जाएगा, लास्ट में डिक्री आएगी कि आपको डाइवोर्स नहीं दिया जाता है क्योंकि आप कुछ सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए दोस्तों केस डालना तो आसान होता है लेकिन उसको साबित करना मुश्किल होता है। तो जब तक, मेरा यही कहना है कि जब तक म्यूचुअल डाइवोर्स की थोड़ी सी भी संभावना है तो उसमें ही जाइए, और मजबूरीवश अगर आपको डाइवोर्स में जाना भी पड़ रहा है तो आपके पास अच्छे पहले ग्राउंड्स हो, एविडेंस हो, उसके बाद ही आप डाइवोर्स में मूव कीजिए। अननेसेसरी अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अब दोस्तों इसके तीसरे पहलू पे विचार कर लेते हैं कि अभी तक पति ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है लेकिन पत्नी ने अपनी तरफ से सारे केसेस कर दिए हैं, और उनमें से मैक्सिमम केस जो है वो फॉल्स केस हैं, फॉल्स एलिगेशन लगा दिए हैं। अब क्या करें? अब पति की तरफ से कई बार पूछा जाता है सर इसको फाइट कैसे करें। देयर आर मैनी मेथड्स जिससे आप फाइट कर सकते हैं, जिनसे आप इन सबसे बाहर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात सारी यह है कि जुडिशरी में टाइम बहुत लग जाता है। फाइट तो आप कर लेंगे, अगर आपका केस कोई 10 साल चल गया या 7 साल चल गया या उससे ज्यादा चल गया तो आप ये समझिए कि आपके जीवन का कितना सारा बहुमूल्य समय उसमें चला गया। तो उस समय को बचाने के लिए आपको इनको फाइट करने की नहीं सोचना है, आपको इनको खत्म करने की सोचना है। खत्म 2 ही तरीके से हो सकता है। देखिए, या तो आप प्यार से समझाएंगे, कोई अगर प्यार से नहीं मान रहा तो फिर उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तो आपको ऐसे केस में उंगली टेढ़ी करने से मतलब है अपनी तरफ से काउंटर केसेस करने पड़ेंगे। कुल मिला के क्या होता है जब इस तरह के विवाद चलते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि एक ही पक्ष की तरफ से गलती हो, गलती दोनों पक्ष की तरफ से होती है। मान लेते हैं आप अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने कभी मिसबिहेव ना किया हो। और कई बार अधिकतर मामलों में यह होता है कि धमकी दी जाती है कि भाई हम आपको झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, अदरवाइज आप इस बात को मान लीजिए। ये एक्सटॉर्शन है, और जो एक्सटॉर्शन है वो बहुत बड़े लेवल का एक्सटॉर्शन होता है जब कोई मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। और दोस्तों कई बार मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है तो मुकदमे को बहुत बड़ा करके बताया जाता है कि हम आपको रेप के मुकदमे में फंसा देंगे या हम आपको किसी मर्डर के मुकदमे में फंसा देंगे, यानी ऐसा मुकदमा जिसमें जो सजा है वो काफी ज्यादा हो, यानी कि जिसमें आजीवन कारावास की सजा है या मृत्यु दंड की सजा है। ऐसे अपराध में आपको फंसाने की धमकी दी जा रही है और फिर आपसे कोई डिमांड पूरा करने को कहा जा रहा है। तो यह कवर होता है 389 ऑफ आईपीसी में, और इसमें सामने वाले को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसी तरह से दोस्तों इन विवादों के दौरान एक दूसरे के बीच में अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, मारपीट हो जाती है, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप इन सब के लिए अपनी तरफ से काउंटर केसेस फाइल कर सकते हो, यानी जो कुछ आपके साथ गलत हो रहा है उसके लिए आप काउंटर केसेस फाइल कर सकते हो। अब दोस्तों होता क्या है कि वाइफ की तरफ से एफआईआर तो हुई आज, लेकिन आप काउंटर केसेस के बारे में सोचते हो 2 साल के बाद। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, यहां पर टाइम की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप समय से किसी चीज को करोगे तभी उसको कंसीडर किया जाएगा, तभी उसको एंटरटेन किया जाएगा। अदरवाइज पति की तरफ से एफआईआर दर्ज करानी वैसे ही बहुत मुश्किल होती है, और अगर आप 2 साल के बाद जाओगे तो कौन आपको एंटरटेन करेगा।
तो इसलिए जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, अगर आपको लगता है आप पर फॉल्स एलिगेशन लगा दिए गए हैं, आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है, तो जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है उसके बेस पर आप भी एफआईआर दर्ज करवाइए। यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती तो 156(3) में जाना है आपको, और वो भी नहीं होता तो फिर आपको अपनी तरफ से परिवाद दर्ज करवाना है। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोज में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये काउंटर केसेज में आप चले जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आप उनको हैंडल कर सकते हैं। जब भी किसी पर देखिए काउंटर केसेज होते हैं, उसको पता चलता है कि हाँ उसने ये गलती करी है, जब तक आप चुप थे अब आपने अपनी तरफ से केस दर्ज करा दिए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दबाव में आएंगे और चाहेंगे इन सारी चीजों को बैठ के निपटा लिया जाए। तो बात आपकी फिर से वहीं आ जाएगी आपसी सहमति से। तो कुल मिला के फिर सीधी सी डीलिंग बनेगी कि आप अपनी तरफ के सारे केस वापस लो, हम अपनी तरफ के सारे केस वापस लेते हैं, और बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो इससे होगा क्या दोस्तों, आपके बहुमूल्य और कीमती समय जो है वो समय आपका सारा बच जाएगा। मेन चीज वही है, वो प्रीशियस टाइम ऑफ लाइफ वो आपका बच जाएगा, सेफ हो जाएगा। अब दोस्तों काउंटर केस आपको कब फाइल करने चाहिए? वुमेन सेल की प्रक्रिया के दौरान, एफआईआर के टाइम पे, एफआईआर के बाद, या कभी और? इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो कुछ समय पहले बनाई थी, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां जाइए, उस वीडियो को देखिए, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि काउंटर केस आपको कब फाइल करने चाहिए। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई, जिसमें मैंने आपको बताया सेक्शन 9 डाइवोर्स या फिर काउंटर केसेज आपको कब और किस समय फाइल करने चाहिए जिससे आपको फायदा मिले, और कब आपको इनको फाइल नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि जितने भी ऐसे लोग हैं जो इन समस्याओं से गुजर रहे हैं उनको भी ये सारी जानकारी जल्द से जल्द हो सके। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।